Good morning, all of you. Myself, Asutosh Kumar Pandey, PhD scholar, Yonsei University. Uh, First, I would like to thank ISRK Group to provide me an opportunity to interview Dr. Tirath. He is a KRF Fellow in Yonsei University, Department of Civil and Environmental Engineering. गुड मॉर्निंग भैया, आज हम लोग इंटरव्यू हिंदी में करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, तो सबसे पहले भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस पेंडेमिक में कैसा रहा आपका सब कुछ, मतलब अभी तक आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, कैसा रहा आपका? धन्यवाद आशुतोष, मुझे मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी मैं रिसेंटली ही आया हूँ। तो मैं सितंबर में आया हूँ लास्ट ईयर, जब कोविड का इंडिया में थोड़ा सा जो है पेंडेमिक का स्टेज थोड़ा सा कम हुआ था। उस दौरान होपफुली मुझे एक फ्लाइट मिल गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 मंथ डिले था, लेकिन होपफुली समहाउ मेरे को फ्लाइट मिल गई। तो मैं सितंबर में यहाँ आया। उस समय कोविड का इशू कम था थोड़ा, तो आने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट हाँ, उसके बाद जैसे कोरियन रूल के अकॉर्डिंग जो भी आता है उसको एटलीस्ट 14 दिन के लिए उसको होम क्वारंटाइन रहना पड़ता है। उस दौरान मैं भी रहा, और उसके आने से पहले और आने के बाद मेरे 2 और 3 बार, लगभग 5 बार मेरा कोविड टेस्ट हुआ, और ऊपर वाले की कृपा से मेरा हर बार नेगेटिव आया। तो फाइनली उसके बाद जो है 14 दिन पूरा क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद मैं 15 दिन अपना यूनिवर्सिटी में आया, प्रोफेसर से मिला। तब मैंने थोड़ा सा बाहर का आउटलेट देखा कि कैसा होता है लाइफ का। तो आने में उसमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसा अभी इस समय की सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस समय आने के लिए लोगों को मतलब 24 घंटे पहले RT-PCR देना पड़ता है, और इतना मतलब एम्बेसी अलाउ नहीं कर रही है वीजा परमिट के लिए। और फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन इस समय काफी ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री ने फ्लाइट को बंद किया हुआ है। तो उस समय इतना नहीं था। अच्छा, तो क्या आपने अपने टाइम पे RT-PCR नहीं सबमिट किया था, या आपसे मांगा नहीं गया था, ऐसा कुछ था क्या उस टाइम पे? नहीं, उस समय रूल अभी भी वही थे जो इस समय है, बट एम्बेसी थोड़ा सा टाइम के साथ साथ मॉड्यूलेट करती है। मैं जब वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उस समय भी मेरे से RT-PCR और चेस्ट एक्सरे मांगा गया था वीजा के टाइम पे। और जब मेरा फ्लाइट टिकट वगैरह हो गया बिफोर जर्नी, फ्लाइट जर्नी से 72 घंटे पहले भी मेरे से RT-PCR मांगा गया था, ठीक है, जर्नी से पहले। क्योंकि बिना RT-PCR के इस समय तो आ नहीं सकते, और वो भी आपको 48 या 72 घंटे के भीतर का ही चाहिए होता है। तो मेरे केस में 48 घंटे पहले RT-PCR मांगा गया था, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स वो डे बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। तो उस समय 48 घंटे पहले मांगा गया था, तो मैं उसको करके आया। और फिर यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट पे उन्होंने मेरे को दोबारा चेक किया, और फिर मैंने आने के बाद एक बार दोबारा सैंपल दिया थ्रोट का, नेजल का। और उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने एक आइसोलेटेड जो मैंने होम लिया हुआ था उसमें लाके उन्होंने ड्रॉप किया, जहाँ उन्होंने मेरे को फोन पे एक ऐप दिया और स्ट्रिक्टली मेरे को बोला कि आपको इस घर में आपको कम से कम 14 दिन रहना है। इस बीच में आप अपने बॉडी का टेम्परेचर, आप अपना जो हेल्थ की मॉनिटरिंग कीजिए, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप, एक ऐप है उनका यहाँ कोरियन का हेल्थ ऐप, तो उस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इन केस अगर कोई अनहोनी हो जाती है, तो जो आपका हेल्थ जो सेफ्टी पर्सन है यहाँ कोरिया में, वो आपको यहाँ पे कांटेक्ट करेगा, और आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो और अपने हेल्थ के बारे में उसको अपडेट कर सकते हो। आई थिंक अभी भी यही चीज चल रही है लोगों के पास। हाँ, तो भैया आपने अभी एक बताया कि एक हेल्थ पर्सन होता है, तो ये किसकी तरफ से होता है? ये कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है? थोड़ा क्लियर इस पे व्यू हाँ, दीजिए। उसके लिए क्या है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिस पे हमें कई सारे फॉर्म दिए जाते हैं। उसमें हमारी कंसेंट मांगा जाता है कि हम सारा रूल फॉलो करेंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे। और उस फॉर्म पे हमें एक एक बंदे के लिए उसमें हेल्थ ऑफिसर असाइन किया जाता है, कि अगर इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो नियर बाई एरिया का वो हेल्थ ऑफिसर होता है, उसका नंबर ही दिया जाता है सबको नियर बाई ऑफिस का। जैसे मेरा है सियोडोमिन,
सियोडोमिन जो आपका मेट्रोपोलिटन एरिया है, उस एरिया में जो आपका हेल्थ इंचार्ज होगा उसको नंबर दिया जाता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस ऐप के थ्रू उसको कॉल कर सकते हो और आप अपने बारे में उसको बता सकते हैं। ओके भैया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि मतलब अगर कोई कोरिया आता है तो उसको क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं और उसको स्ट्रिक्टली जी। क्या-क्या फॉलो करना चाहिए। मतलब इससे ये भी हम्म। पता चलता है कि यहाँ पे कोरियन गवर्नमेंट किसी भी विजिटर के लिए कितना पंक्चुअल है और कितना वो मॉनिटरिंग करते हैं। हम्म। मैं तो एक चीज भैया और कहना चाहूंगा, जितने लोग हमारे इंडियन लोग आते हैं, हुँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है इंडियन का जो है काफी सोशल होते हैं, बट इस समय मैं सभी से ये कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब आए, एयरपोर्ट से लेकर के आप अपने कोरिया में रेजिडेंस तक आप जो है कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा, लोगों से कम बात कीजिएगा, प्रॉपर मास्क लगाइए, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए और अनचाही जगह पे छूने से बचिए। जैसे ग्रिलिंग पकड़ के कुछ लोग अभी चल रहे हैं, या कहीं वॉल पे खड़े होते हैं, टच कर लेते हैं या हैंडशेक करते हैं। आप अगर हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है तो आपके पास अपने पास एक छोटा मिनी सैनिटाइजर रखिए और एक मास्क रखिए, कम से कम 2-3 मास्क रखिएगा आप, अच्छी क्वालिटी वाले। नॉर्मल मास्क को अवॉइड कीजिएगा और उसके साथ आप एक थर्मामीटर रखिए, क्योंकि थर्मामीटर आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ थर्मामीटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको आइदर किसी के थ्रू मंगाना पड़ेगा, परचेज कीजिए या आप अपना लेके आइए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक अपना छोटा एक थर्मामीटर आप साथ में कैरी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं कंटिन्यू। और ये मैं ये सबसे सजेस्ट इम्पोर्टेंट करता हूँ। भी है, मतलब ये जी रिक्वायर्ड जी। भी है। हाँ, हाँ। जी। और भैया मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मतलब जो वर्क हम्म। कल्चर है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो जैसे कि आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करी है, मास्टर्स भी आपका और बैचलर आपका आईटी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रहा है। तो मतलब आप एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से रहे हैं और आप अभी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में हैं। तो कैसा रहा है आपका वर्क कल्चर? मतलब कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को कि मतलब यहाँ और इंडिया के जो वर्क कल्चर में क्या अंतर है मतलब? जी। थैंक यू आशुतोष, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये कई लोगों को इस चीज की क्वारी होती है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है या जो हमारा करने का तरीका है, वो इंडिया में और एक अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, कोरिया ही छोड़िए और किसी दूसरी कंट्री में भी जाइएगा तो वहां पे कैसे डिफरेंस करता है। मैं 2-3 कंट्री होके आया हूँ, बट मैं आपको अभी इसमें कोरिया की सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं इंडिया में मतलब मेरा जो मास्टर्स ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आईटी दिल्ली भी रहा, उसके बाद मैं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एंड स्टडीज में भी रहा, फिर मैं इंडियन ऑयल R&D सेंटर में भी रहा। तो मैंने कई जगह पे वर्क स्टाइल देखा, फ्रॉम आपका जो पीएचडी वाले हैं या ग्रेजुएट्स हैं या मास्टर्स हैं, जी। फ्रॉम कॉलेज कॉलेज टू एक इंडस्ट्री कि लोग हुँ, कैसे काम करते हैं, उसके बाद एक फॉरेन कंट्री में आकर के एक यूनिवर्सिटी में एज ए जी, फेलो काम करना। तो जी। ओवरऑल कल्चर काफी डिफरेंस है। अगर जी। हम हर चीज के बारे में देखें, जैसे अगर हम आपको गाइड एक जो है प्रोजेक्ट देता है करने के लिए, मैं स्टडी की बात करता हूँ बस, हुँ, लाइफ की पर्सनल लाइफ की बात अलग करते हैं। तो हुँ, अगर आप स्टडी से फोकस करें, मान लो हुँ, आपको कोई टास्क दिया गया है, तो इंडिया में क्या होता है, हम उस टास्क को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, हम उसको ब्रॉडर वे में ले जाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है आपको, विद इन द टाइम फ्रेम आपको उसको काम करना है। और आपकी जैसे आपकी प्लानिंग और रिसर्च इथिक्स को पूरा फॉलो करते हुए विद इन द ड्यूरेशन में आपको आउटपुट दिया जाता है। इंडिया में मैंने कई जगह देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग दी जाती है, जिससे वो क्या है कि सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं। चाहे आप मास्टर्स में देख लो या आप ग्रेजुएशन में देख लो या पीएचडी में देख लो, वहां से लेकर। बट यहाँ अगर आप आते हो तो यहाँ स्टूडेंट्स को आप मतलब एज ए फ्री हैंड दिया जाता है कि आप सीखो, आप जितना कर सकते हो बेटर उसको करो, आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर लैबमेट्स की बात की जाए, सोशल वेलफेयर की बात की जाए, जो आपके कलीग्स जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो काफी सपोर्टिव होते हैं। इवन इन इंडिया में भी काफी सपोर्टिव होते हैं, यहाँ पे भी सपोर्टिव होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि यहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते, हर जी, जगह सपोर्टिव होते हैं। आपको ये होता है कि आप अपना काम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जी, हर चीज का टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपका टाइम, अपनी स्टडी का टाइम, लिविंग का टाइम, आपका सेल्फ इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही इस कंट्री में जो लोग हैं वो भी आपसे पर्सनल ना होकर के ऑफिशियल ज्यादा इंगेज रहते हैं।
तो जी अपने काम को इस तरीके से बनाइए ताकि दूसरे बंदे का टाइम वेस्ट ना हो और आप उससे काफी अच्छी लर्निंग कर सके। जी बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि आप एक अच्छे बेटर कम्युनिकेशन से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। तो जब आप और उस समय तक, हाँ जी, और इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि मैं भैया का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही एक जगह बैठते हैं और एक जगह ही काम बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। हाँ, ये काफी हाँ। अच्छी बात कही आशुतोष ने। मुझे भी पहले मैं जब आया था तो मैं काफी टाइम तक अकेला था, तो मैं सेल्फ लर्निंग करता था, कोडिंग से लर्न करता था। बट अच्छा है कि आशुतोष मेरे साथ बैठता है और मेरे को भी काफी चीजें सीखने को मिलती है, ही आल्सो लर्न फ्रॉम मी। तो हम लोग वो पूरे दिन भर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। अगर नहीं आते किसी दिन तो अनकंफर्टेबल सा फील होता है कि हमारे पास कोई अभी है नहीं, हम्म, क्योंकि एक बाहर की कंट्री में जाना और दूसरी लैंग्वेज के बीच में लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हमें नेटिव कोई पर्सन चाहिए होता है जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सके या गाइड कर सके। तो जी इस मामले में मैं और आशुतोष को थैंक करना चाहता हूँ कि वो भी मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है और ही ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम मी। तो ये अच्छा है कि हम लोग कलेक्टिव वे में काम करते हैं। जी भैया। और भैया जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हाँ जी, हमारे पूछिए। बहुत सारे भाई हैं इंडिया में, तो वो क्या करते हैं कि पीडीएफ अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे आपके पास एक हम्म बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, केआरएफ कोरियन रिसर्च हम्म फेलोशिप, तो क्या आप उस पे कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे, हाउ दे बिल्ड देयर प्रोफाइल, और हाउ दे मतलब कैसे वो प्रोफेसर को कांटेक्ट करें, या फिर कैसे वो अपनी सीवी प्रिपेयर, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हों इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या स्कॉलरशिप अप्लाई करने के दौरान क्या क्या चीजें मतलब जरूरी होती हैं, उस पर थोड़ा सा। हाँ, इस इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और बताना चाहता हूँ। मैं इस जगह पे जब मैं आया था तो इसके लिए लगभग मैंने 600 से ज्यादा एप्लीकेशन अप्लाई किए थे। वो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय की सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। कई बिल्कुल जगह पे बिल्कुल। कोविड की वजह से इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर वगैरह को जब भी मैं मेल करता था तो वो यही बोलते थे कि अगर आपके पास आपका अपना फंड है तो आप आराम से आकर के हमारे लैब को यूज करके रिसर्च कर सकते हैं। बट अगर इस समय को निकाल दिया जाए, अगर हम फ्यूचर में जाएं या पास्ट में जाएं तो संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। लेकिन हमें क्या है कि गाइडेंस नहीं मिलता कि हम किस तरीके से अप्लाई करें, किस तरीके से प्रोसेस करें। क्योंकि अप्लाइंग करते समय आपके जो है, मैं जैसे अप्लाई करता हूँ तो उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप एक अच्छा सा कवर लेटर बनाएं, एक अच्छा सा सीवी बनाएं, और आप जिस लैब में जो पोजीशन निकली है उसके अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं। मतलब आपका इंटरेस्ट दिखे। लोग क्या करते हैं, मैंने मैंने खुद किया है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि अपना एक सीवी बना करके उसी को कॉपी 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 करते रहते हैं। उससे क्या होता है, जो उनकी लैब में, जिस लैब में वो अप्लाई कर रहे हैं, उस लैब के अकॉर्डिंग उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो विजुअलाइज नहीं रहती है, क्योंकि वो जनरल सीवी बना करके वो मेल करते रहते हैं। तो उससे क्या है, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी एक्सपर्टाइज है, वो आपकी उभर के नहीं आती है। और जिस प्रोफेसर के पास आप अप्लाई कर रहे हो वो अच्छी तरीके से आपके अंदर जो छिपा हुआ गुण है उसको समझ नहीं पाता है। तो मैं ये सभी पीएचडी वालों से अप्लाई ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब वो पोस्ट डॉक अप्लाई करें तो इसमें 4 चीजों का बहुत ख्याल रखें। पहली चीज कि जब आप उस पोजीशन के लिए देखें तो आप एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ें। उसमें क्या मांगा हुआ है, क्या विशेषताएं दी गई हैं, आप उसको बहुत ज्यादा जोर दें। उसके अनुसार आप एक अच्छा अपना कवर लेटर तैयार करें, और उसके अकॉर्डिंग मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने सीवी को उस तरीके से निखारें ताकि आपने जो भी पीएचडी ड्यूरेशन में या कोई भी चीज गेन करी है पिछले 4-5 सालों में, आप उसको अच्छी तरीके से दिखा सकें। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम पीएचडी के पहले पोस्ट डॉक कर वो ये मास्टर्स करते हैं या पीएचडी में कितने पब्लिकेशन आते हैं या आपके काम की वैल्यू क्या है, आपने जो काम किया हो सकता है आपके 2 पेपर आए, हो सकता है आपके 4 पेपर आए, लेकिन उस काम को कैसे व्याख्या में दिया जा सकता है, ये लोगों को अंदर अभी ये करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात कि प्रोफेसर के जिस लैब में अप्लाई कर रहे हैं आप उसका प्रोफाइल अच्छे से देखें, समझें कि वो किस एरिया में काम करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो उसके लिए फायदेमंद होगा और आपके लिए भी फायदेमंद होगा। उसके बाद प्रोफेसर हो सकता है कि आप में इंटरेस्ट दिखाए,
और आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि मैं भी पीएचडी के लिए जब अप्लाई कर रहा था तो बहुत जगह अप्लाई करना पड़ा था। जी जी, ठीक है। ये इंडिया में हर जगह ये होता है कि हाँ। लोग कहते हैं मैंने 100 एप्लीकेशन अप्लाई किए, ये कहता है मैंने 200 अप्लाई किए, हम्म, लेकिन उसमें कमियां क्या है वो लोग नहीं बताते हैं कि हमारा किस वजह से जाकर के नहीं हुआ। क्योंकि बिल्कुल। लोगों की संख्या काउंट करते हैं, मैंने खुद बात करी कई लोगों से, वो संख्या काउंट करते हैं, वो उन कमियों को दूर नहीं करते कि जो एक पहले एक कमी आई थी कि किस वजह से प्रोफेसर ने उनको नहीं लिया, हम्म, उस कमी को दूर करके वो नेक्स्ट टाइम उस चीज को अप्लाई करें। कभी कभी हम्म, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जब पर्सनल इंटरव्यू होता है, हम लोग पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते एक्चुअली, जबकि हम्म, ये बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। तो सबसे पहला फैक्टर करता है आपका कवर लेटर, हम्म, दूसरा सीवी, तीसरा आपका जो है ये प्रोजेक्ट का बनाते हैं वो, और हम्म, चौथा आपका अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। हम्म, हो सकता है कि आपको कोई चीज कमी हो रही हो तो आप अपने सीनियर से पूछिए, या आप अपने प्रोफेसर से पूछिए, या हम्म, आप एक छोटे छोटे शॉट बना करके इंटरव्यू दे करके आप खुद मिरर में प्रैक्टिस कीजिए कि कौन कौन से कुछ क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं जिसकी आपको अच्छे से तैयारी करने की जरूरत होती जी बिल्कुल है। तो बिल्कुल। जी, और भैया केआरएफ के प्रोसेस में थोड़ा सा कुछ बता दें आप, मतलब केआरएफ कैसे अप्लाई करें, मतलब केआरएफ में क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं? हाँ जी, केआरएफ जो है एक बहुत ही अच्छी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इतना एलिजिबल था कि मेरे को ये मिला, नहीं तो इसको पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कोरियन रिसर्च फेलोशिप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स को मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्राइट हूँ अच्छी तरीके से, बट लकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को अपनी हम्म, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, मेरे को अपने करियर के बेस पे मेरे को ये फेलोशिप मिली। मैं हम्म, सभी का धन्यवाद करता हूँ इसमें, मेरी फैमिली का, गॉड का, फ्रेंड्स का, जिन्होंने मेरे को इस दौरान मोटिवेट किया। और रही बात फेलोशिप की, अभी मैंने रिसेंटली देखा है, पहले मैं फेलोशिप के बारे में बताता हूँ। ये केआरएफ जो है बहुत अच्छी फेलोशिप है, ये 3 साल से 5 साल तक के लिए किसी पीएचडी ग्रेजुएट को ऑफर की जाती है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरफ से। इसमें क्या है कि आपको किसी प्रोजेक्ट पर 5 साल काम करना पड़ता है, जिसका आउटपुट हम्म, इंडस्ट्री के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल हो फॉर कोरियन गवर्नमेंट। तो हम्म, उसमें क्या है कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि ये ओपन आपको किसी भी एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। इस साल में ये 2 बार एडवर्टाइज होती है ऑनलाइन, आप कोरिया के प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो, या नॉर्मल जो फेलोशिप पोजीशन है ये एडवर्टाइजमेंट उस पर भी देख सकते हो, उस पर आपको इजिली मिल जाएगा। मैं उसके लिए अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। इसमें हम्म, क्या होता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट, कोरियन, किसी कोरियन इंस्टीट्यूट या कोरियन यूनिवर्सिटी में आपको एक प्रोफेसर सर्च करना पड़ता है, जो आपको आपको अलाउ करे अपनी लैब में और आपको रिसर्च फैसिलिटी दे सके। वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन सबमिट करता है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपको एक अच्छा कवर लेटर, एक अच्छा सीवी, एक अच्छा प्रपोजल बना करके आपको प्रोफेसर को देना होता है। प्रोफेसर अगर आप में इंटरेस्ट दिखाता है, देन वो आपको बोलेगा कि आप केआरएफ के लिए अप्लाई करो। केआरएफ जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन, तो उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करना पड़ता है। कई सारी गाइडलाइंस है जिसको देखते हुए, जैसे मैंने जब भरा था तो आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ता है फॉर 3 ईयर और 5 ईयर, जिसमें आप प्रोफेसर की मदद ले सकते हो, अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हो, या किसी स्टूडेंट को, कलीग को आप केआरएफ मिली हो आप उसकी मदद ले सकते हो, जो आपको गाइड कर सकता है कि एक प्रपोजल, अच्छा प्रपोजल कैसे बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम केआरएफ प्रपोजल बनाते हैं तो आज के डिसिप्लिन में हमें कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट टाइटल लेना पड़ता है जिसका स्कोप आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में काफी ज्यादा हो। जैसे मेरे केस में मैंने बायोफ्यूल को लिया। कई लोग आज सोलर सोलर का सिस्टम ले सकते हैं, न्यूक्लियर का ले सकते हैं, या अभी कोरोना के टाइम पे कोविड से रिलेटेड रिसर्च को काफी ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, तो हो सकता है कि आपको चांसेस ज्यादा है एब्जॉर्बेंस के एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। तो इसमें क्या होता है, आप एक प्रपोजल बनाइए, 30 से लेकर के 50 पेज तक का होता है। उसमें कई सारी चीजें होती हैं। उसमें क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट, उसके क्या मेथड्स यूज होंगे, क्या रिसर्च इथिक्स होंगे, क्या उसका आउटपुट आएगा, और उसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या उसके सिग्निफिकेंस होंगे। उसके साथ साथ आपको इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट दिखाना होता है। आप जिस अप्लाइंग प्रोफेसर के पास ये चीज दे कर अप्लाई कर रहे हो,
वो प्रोजेक्ट उस प्रोफेसर के लिए लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट करेगा, ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कोरिया को कैसे बेनिफिट करेगा, और इस प्रोजेक्ट से आपको फ्यूचर में क्या क्या सीखने को मिलेगा, मीन्स आपके करियर एडवांसमेंट में कैसे सपोर्ट करेगा, ये आपको सब दिखाना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये काफी जनरल चीजें होती है। इसके बाद आप अप्लाई करते हो, आप ये प्रोजेक्ट बना के देंगे, ये प्रोफेसर आपका सबमिट करेगा, इसके साथ आपकी बहुत सारी चीजें लगती है, पूरा डिटेल सीवी लगता है, पेपर पब्लिकेशन क्राइटेरिया पूरा डिटेल भरा जाता है उसमें। हाँ वो सारी डॉक्यूमेंट भरने के बाद प्रोफेसर आपका यहाँ के स्ट्रीम से अप्लाई करता है, कोरिया से। अगर जी। प्रोफेसर लकी रहा तो उसको वो फेलोशिप मिल जाती है। तो उसमें क्या है कि जब आपको फेलोशिप मिलती है तो कोरियन गवर्नमेंट आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट करती है। जी थैंक यू, यू रिसीव दैट प्रेस्टिजियस फेलोशिप एंड नाउ वी आर वेलकम यू टू डू द रिसर्च। आप यहाँ करके रिसर्च कर सकते हो। तो इस फेलोशिप को ब्राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एक यंग रिसर्चर को काफी सपोर्ट करती है, उसको उसकी फैमिली के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, और उसको रिसर्च की पूरी फैसिलिटी दी जाती है ताकि एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर आराम से इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सके। हाँ, बट अभी हाल फिलहाल में क्या है कि इस कोरोना काल में, कोरोना पेंडेमिक में कोरियन गवर्नमेंट भी कुछ फंडिंग इशू से गुजर रही है। तो इस वजह से उन्होंने इस केआरएफ फेलोशिप को ब्रेन पुल फेलोशिप के साथ मर्ज किया कर दिया गया है, जिससे अब आज की डेट में इसको ब्रेन पुल फेलोशिप के नाम से जाना जाता है। बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। जी इसका अभी एडवर्टाइजमेंट आई थिंक अगले महीने या उससे अगले महीने आने वाला है। आप किसी हाँ, भी ओपन जो है रिसर्च फेलोशिप या स्कॉलरशिप साइट पे आप इसके बारे में आसानी से जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल भैया। भैया एक क्वेश्चन और है हमारा। जैसा अभी आपने बताया कि कोरियन गवर्नमेंट इनवाइट करती है यंग रिसर्चर्स को, तो जी अब जैसे कि अगर कोई भाई हमारे इंडिया में ये स्कॉलरशिप पाते हैं तो उनके लिए वीजा प्रोसेसिंग कितना इजी हो सकता है, या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे, या क्या फैसिलिटीज उनको, मतलब कितना इजी प्रोसेस हो सकता है उनके लिए ये। ये हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैंने बताया कि जो आपका ये कोरिया है एशियन रीजन में आता है, एशिया रीजन में, और इंडिया और कोरिया का काफी अच्छा जो है बैलेंस है, मतलब दोनों का काफी अच्छी ट्रीटी है, बिजनेस में है, टूर्स में है, साइंस टेक्नोलॉजी फोरम में है। तो कोरियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च को मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो उसके थ्रू क्या है कि कई सारे कोरियन स्टूडेंट्स इंडिया भी जाते हैं रिसर्च में ही, या सोशल वेलफेयर में, या हेल्थ केयर रिसर्च में अपना एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए। हम्म, सिमिलरली कई सारे इंडियंस जो है कोरिया आते हैं अपना इन एरियो में रिसर्च गेन करने के लिए। ठीक है। तो उसी के बिहाफ से कोरियन गवर्नमेंट ने भी ये फेलोशिप अलाउ कर रखी है कि आप एशियन कंट्री में अगर कोई है तो वो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है, ओवरसीज कंट्री वाला। तो मोस्ट ऑफ द मैंने देखे हैं जो केआरएफ में आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कमिंग फ्रॉम द एशियन रीजन, आइदर इंडिया, हम्म, बांग्लादेश, नेपाल, हम्म, पाकिस्तान, चाइना। काफी लोग हम्म, अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक इंडिया भी आता है। हम्म, और रही बात वीजा की, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोरिया में लगभग 10 मिलियन लोग, मतलब 10 लाख, मतलब 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। 10 मिलियन, इसमें 10 मिलियन इंडियन लोग यहाँ पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, जॉब करते हैं। हम्म, ये क्या है कि जो इंडिया और कोरिया का रिलेशन है इसकी वजह से, हम्म, तो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंट बिजनेस ट्रीटीज हैं जिसके अकॉर्डिंग रेगुलर एक्सचेंज होता है, ना ही ओनली कि आपको मतलब साइंस और ये रिसर्च में ही नहीं, कई हम्म, सारे और चीजों में भी इंडिया और कोरिया का डे टू डे एक्सचेंज होता है। तो जी। इससे क्या है कि यहाँ पे वीजा प्रोसेस को बहुत ही सिंपल किया गया है अच्छा। ताकि कोई भी आराम से जो है वीजा को प्राप्त कर सके। अच्छा। इसमें क्या होता है कि आप जब केआरएफ, तो मैंने आपको बताया केआरएफ ऑलरेडी एक जो है काफी ब्राइट फेलोशिप है। तो अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो कोरियन गवर्नमेंट आपको जो है इनवाइट करती है। इनवाइट करने के सेंस में क्या होता है कि कोरियन गवर्नमेंट आपको खुद ही बुला रही है कि आप आके यहाँ पे रिसर्च करो। तो उसमें क्या है कि इंडिया की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, आपसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए जाते। जब आपको केआरएफ लेटर दिखा दिया जाता है, आपके लिए वो लेटर ही बहुत होता है। उस लेटर के बिहाफ पे आपको कोई भी इमिग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप क्यों जा रहे हो, किस एरिया में अप्लाई कर रहे हो, क्यों अप्लाई कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है। ये कोई चीजें नहीं पूछी जाती क्योंकि गवर्नमेंट खुद बना रही है, पूछ रही है आपको आने के लिए। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको कई सारी चीजें दी जाती हैं, कोरियन गवर्नमेंट देती है।
तो इसमें क्या है कि वीजा बहुत इजी है। वीजा एक नॉर्मल फॉर्म आता है ऑनलाइन, आप उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाइए जो आपको यहाँ से इंस्टीट्यूट से मिलता है या फेलोशिप के थ्रू मिलता है, आप अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाइए और 15 दिन में आपको, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में आपको वीजा मिल जाता है। भैया मैंने और ऐसा अगर, सुना हाँ है जी, कि जैसे कि जब हम कोरिया गवर्नमेंट या फिर मतलब जैसे कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाते हैं पीडीएफ के लिए, तो यूनिवर्सिटी मतलब स्टूडेंट को वीजा इशुएंस नंबर देती है, वो 2 दिन का प्रोसेस होता है शायद ऐसा कुछ। तो वीजा जी जी इशुएंस जी। नंबर और एक प्रॉपर वीजा एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम जैसे यूनिवर्सिटी वीजा इशुएंस नंबर दे देती है और या यूनिवर्सिटी वीजा इशुएंस नंबर नहीं देती है, आपको पूरा वीजा अप्लाई करना है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है मतलब? इसमें देखो बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे आप अगर यहाँ स्टडी के लिए आते हो, जैसे मास्टर ग्रेजुएट या पीएचडी के लिए आते हो, तो जी आपको उसमें नॉर्मल वीजा दिया जाता है। यहाँ जी। पे वीजा की कई सारी कैटेगरी हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर्पज के लिए जा रहे हो। अच्छा। पढ़ाई के पर्पज से जा रहे हो, जॉब करके पर्पज से जा रहे हो, रिसर्च के पर्पज से जा रहे हो, या परमानेंट रहने हम्म, के पर्पज से जा रहे हो, या टीचिंग के पर्पज से जा रहे हो। हर हम्म, किसी का, या आप जो है किसी फैमिली के साथ आप रहने जा रहे हो, या आप अच्छा। टूर एंड ट्रेवल पे जा रहे हो, तो हम्म, हर किसी के कैटेगरी के अलग अलग वीजा है। जैसे कोई अच्छा फैमिली अच्छा। डिपेंडेंट है, हम्म, हस्बैंड रह रहा है या वाइफ रह रही है, तो उसके साथ आप जाके रहना चाहते हो, या बच्चा जाना हम्म, चाहता है, तो उसके लिए आप हम्म, डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करते हैं। हाँ हाँ। वैसे ही अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, जैसे पीएचडी कर रहे हो, जैसे तुम ही आए हो, तो हम यहाँ पे हम्म, स्टडी वीजा के अप्लाई करते हैं। जी मैं जी। जैसे आया हूँ, मैं एज ए केआरएफ आया हूँ, तो केआरएफ आता है, ई3 वीजा अप्लाई करते हैं इसके लिए। वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, ओ, मतलब आप वहां जाकर के जॉब कर सकते हो। जी तो जी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वीजा कैटेगराइज किया गया। तो ई3 वीजा उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग अगर के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जो हम्म, एज ए आपको कोरियन गवर्नमेंट के लिए अर्निंग का प्रोविजन कर रहे हैं, तो एज ए मतलब रॉयल्टी होते हैं जो कोरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं इन टर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। धन्यवाद तो भैया। इसी वजह से क्या है कि हम्म, जब आपको वीजा वहां से अलॉट हो जाता है, मतलब आपको जब केयर ऑफ फेलोशिप अलॉट हो जाती है, उसके बाद कोरियन गवर्नमेंट सेल्फ में आपको एक एम्प्लॉयमेंट नंबर, मतलब नंबर जनरेट करती है। उस नंबर के बेस पे आप आराम से वीजा अप्लाई कर सकते हो। वो नंबर मतलब वो इटसेल्फ दिखाता है कि दे आर गोइंग टू ग्रांट, मतलब उन्होंने ग्रांट कर दिया है, गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया है। आपको इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ आपको पासपोर्ट पे प्रिंट करवाना है, जी। क्योंकि जिनकी ओ, कंट्री में आपको जाना है उनको कोई एप्लीकेशन नहीं है। इंडियन जी गवर्नमेंट से तो आपको परमिशन चाहिए, कि अलाउंस चाहिए कि हाँ मेरे को ये वीजा मिला है, ये फेलोशिप मिली है और मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहा हूँ। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट वीजा जा रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इट्स वेरी इजी। ओ, हाँ जी। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इस चीज को, मतलब वीजा जो डिफरेंस होता है। भैया एक और जी बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए हाँ, कि पूछिए पूछिए। आपको मतलब कोरिया में क्या दिक्कतें आई, मतलब अभी तक किस तरीके की दिक्कतों को आपने मतलब झेला है? हाँ, ये काफी अच्छा है, ये नए कमर्स के लिए, जैसे मैं भी नया ही हूँ अभी, मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ हुआ है। तो जी। जो हमारे नए कलीग्स, जो भाई लोग आ रहे हैं या नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि वो, जब जैसे मैं भी आया था, अगर आप एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड करते हो, तो उस समय से लेकर के आपको डे टू डे लाइफ में अभी तक क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज का ऑब्लिगेशन। हम लोग जैसे हमारे इंडिया में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट फ्रिक्वेंटली हम लोग हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं। जी। यहाँ पे क्या है कि बीइंग एज अदर कंट्री होने के नाते, यहाँ की जो लोकल या डोमेस्टिक कह लो लैंग्वेज है, वो आपकी कोरियन है। ऑल्दो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड हर जगह यूज करते हैं, बट कोरिया में यहाँ के लोग अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट। जैसे आप अगर जाओगे तो कम्युनिकेटर में आप जाओ, मेट्रोज है, सबवेज है, बसेस है, टैक्सीज है, हर जगह पे आपको कोरियन में दिखेगा। इवन जितने भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, वट एवर, जो भी ग्रोसरी आइटम खरीदते हो आप उसमें कोरियन लिखा रहेगा। तो कोरियन को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना, तो शुरू शुरू में काफी दिक्कत होती है। जो लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं, जो जी। गेन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि यूनिवर्सिटी के बेस पे कुछ लैंग्वेज प्रोग्राम है। आप बाहर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पे कई सारे लैंग्वेज प्रोग्राम है, कुछ डिप्लोमा बेस्ड में है, कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ डिग्री प्रोग्राम है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज तक माहिर होना चाहते हो। जैसे आपको बेसिक स्किल तक चाहिए तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, आप वो कर सकते हो। कई सारे यूट्यूब वीडियो हैं,
मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप आए तो कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो आप आराम से यूट्यूब पे या इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसी को हेलो बोलो या किसी को यस बोलो या थैंक यू बोलो, तो कई सारे छोटे छोटे वर्ड हैं जिनको आप मेमोराइज कर सकते हो और डेली लाइफ में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उससे आपको कठिनाई नहीं होगी यहाँ की लाइफ में लोगों से बातचीत करने में और अपने आप को यहाँ से एडजस्ट करने में। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउसिंग की। यहाँ पे आने के बाद बच्चों को सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, हाउसिंग की। तो उसके लिए मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने से पहले वो लोग क्या है कि उस यूनिवर्सिटी में या उस प्रोफेसर की लैब में कोई अगर इंडियन उनका कलीग है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, या आप किसी कोरियन को भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको यूनिवर्सिटी के नजदीक में कोई भी एक हाउसिंग आपको प्रोवाइड करने में हेल्पफुल कर सकता है। नहीं तो प्रोफेसर यहाँ देखें वो काफी हेल्पफुल होते हैं, वो आपको किसी पर्टिकुलर बंदी का नाम बता सकते हैं जिससे आप उससे कांटेक्ट करके अपना हाउसिंग का एडजस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज होती है यहाँ पे कंप्यूटर की। जैसे मैंने बताया कि अगर आप आते हो डिस्टेंस में रहते हो, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से दूर रहते हो, या आप जो है नजदीक में रहते हो या कहीं आना जाना होता है, तो यहाँ पे जो सेफेस्ट जो वे है आपका सबवे है, बसेस है। कुछ समय तक क्या है लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ जो बसेस का कलर है थोड़ा सा अलग है, नंबरिंग जो है वो पूरा कोरियन में लिखा होता है। सबवे का रूट, लाइक अगर जो मेट्रो सिटी में रहते हैं इंडिया में तो उनको मेट्रो के बारे में जानकारी है, मेट्रो सेम होती है बट रूट्स आर लिटिल डिफरेंट और लैंग्वेज थोड़ा सा इशू होता है। तो उसके लिए यहाँ एप्स हैं। जैसे ककाओ, जैसे हम लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं, यहाँ पे ककाओ है। ककाओ में ये लोग क्या है, टैक्सी, ककाओ बस, ककाओ मेट्रो सब यूज करते हैं। तो एक ऐप है जिसके थ्रू आप कहीं भी अगर जाना चाहते हो, आप उसके थ्रू जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आराम से ले सकते हो। तो मैं आने वाले लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी आओ तो ये ककाओ का ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से, या अगर आईफोन यूज करते हो तो आईफोन के ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और एक दो बार प्रैक्टिस कर लें कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल भैया, धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और रूम के बारे में मैं जैसे अभी एकोमोडेशन के बारे में भैया ने बताया कि एकोमोडेशन में प्रोफेसर बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। और यहाँ पे जैसे कि हमें रूम बाहर क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमारे यूनिवर्सिटीज जी में डॉर्मेटरीज भी होती हैं, लेकिन वो आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट नहीं कर लोगे। हम्म। तो इसलिए हमें बाहर रूम लेना पड़ता है। बाकी आप अगर डॉर्मेट्री लेना चाहो, हॉस्टल लेना चाहो, वो सब कुछ अवेलेबल होता है। आप इजीली आप रह सकते हैं और अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं। भैया फूडिंग पे कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। हम्म, जैसे जब आप लोग आते हो तो उसमें आपको क्वारंटाइन के दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक क्या होता है कि उसमें कोरियन गवर्नमेंट के ऑथराइज जो है रेजिडेंशियल प्लेसेस होते हैं एयरपोर्ट के नजदीक में, आप वहां जा करके अपना 14-15 दिन रह सकते हो। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है वहां पे भी। इन गैदरिंग में होता है कि आपको सेपरेट बेड दिया जाता है, आप 14-15 दिन वहां रहे, आपको मॉनिटरिंग करेंगे। आपको उसका पे करना पड़ता है, 1 मिलियन के लगभग पे करना पड़ता है फॉर 10-15 डेज का। तो उसमें आपको सेल्फ पैसा कुछ लेके आना पड़ेगा, वो आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद आप फ्री हो, फिर आपको फिर अपना रूम ले सकते हो। बट मैं लोगों से सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि इधर आप अपना रूम लेके मतलब क्वारंटाइन में रह सकते हो, या आप जो गवर्नमेंट वाले उसमें रेजिडेंस में रह सकते हो। क्योंकि आपको मूवमेंट करना पड़ेगा तो फिर आपको हाउसिंग में आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, प्रोफेसर के थ्रू, या आप खुद भी ऑनलाइन सर्च करके आप अपना एक प्री रेजिडेंशियल बुक कर लीजिए फॉर 6 मंथ या 3 मंथ। उसके बाद आने के बाद आप वहाँ पे कुछ समय रहिए और आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बाद में आपका जब क्वारंटाइन हो जाए, खत्म हो जाए, आप थोड़ा चीजों के साथ एडजस्ट हो जाओ और आप किसी कलीग के साथ फेमिलियर हो जाओ, तब आप उसके बाद अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जी भैया, बिल्कुल सही। भैया ने अभी एक अमाउंट बताया 1 मिलियन, वो $1 मिलियन नहीं है, वो 1 मिलियन कोरियन 1 मिलियन है। कोरियन, हाँ। यहाँ एक्चुअली हाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे थोड़ा करेंसी का लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो करेंसी है उसको वॉन कहते हैं, WON। तो जो जैसे इंडिया में है क्या है, रुपया है, यहाँ की करेंसी है वॉन। तो वॉन में क्या होता है, यहाँ मिनिमम जो नोट होता है वो 1000 का होता है। तो यहाँ बेसिकली क्या नंबर ज्यादा होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है थोड़ी कम होती है, इंडिया से कम है। जैसे अगर हम बात करें तो 1 रुपया इजक्वल टू, या 1 रुपया इजक्वल टू 0.06। 15 16।
हाँ, या 15 कोरियन वॉन इक्वल टू 1 रुपया ऐसे करके है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन रुपए ज्यादा, इंडियन रुपए की वैल्यू कम है, बट यहाँ पे क्या है कि आपके नंबर ज्यादा है, मतलब कि जीरो नंबर ज्यादा है। जैसे 1000 है तो मिनिमम नोट ही आपका 1000 है, जैसे इंडिया में मिनिमम नोट आपका 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, या 1000 का है, फिर 5000 का है, 10,000 का, 50,000 का। तो ये सारे वॉन है, और वॉन को कहते हैं यहाँ पे चियन वॉन। जो लोग नए आते हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, ये 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाता है। इसलिए क्या है कि यहाँ नंबर ज्यादा होते हैं, तो अगर आपको कहीं कोई शॉपिंग करने जाओ या कुछ खाओ तो आपको पूछेगा 10,000 आपकी पॉकेट से कट रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि आपको 10,000 रुपए ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप 10,000 वॉन दे रहे हो। 10,000 वॉन आपका लगभग कितना 700 रुपए के बराबर होता है वहां पे। जैसे यहाँ $1,000 अगर हम सिंपल सिंपल भाषा में बात करें तो $1,000 आपका लगभग जो है, या आपका 1 मिलियन लगभग जो है, मतलब 10 लाख रुपए, 10 लाख कोरियन वॉन आपका 65,000 रुपए के बराबर होता है। ये आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो। और या 1,000 जो है आपका डॉलर, नहीं 1000, हाँ वही 1000 जो है 1 मिलियन इक्वल टू आपका 65 या 67 जो है 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग होता है। आप उसके अकॉर्डिंग फॉरेक्स कार्ड में मनी ला सकते हो। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करता कि बहुत ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी शुरू में। आई थिंक 1 लाख रुपए भी आपके लिए बहुत है अगर आप टिकट वगैरह प्री करके आते हो, क्योंकि शुरू में आपको हाउसिंग के लिए देना पड़ता है और 1 मंथ का आपको रेजिडेंस का देना पड़ता है। क्योंकि जो बच्चे यहाँ नए इनरोल होते हैं, हम लोग तो होते ही हैं सपोर्ट करने के लिए, प्रोफेसर भी काफी हेल्पफुल होते हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं तो वो आप जो है थोड़ा सा अपना घर से लेकर आ सकते हैं। मतलब ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए आई थिंक इनफ होता है फॉर 1 और 2 मंथ रेजिडेंस और आपका खाने पीने का। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपका। और मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक KRF का इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम मैं जो है इस चीज को लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने चीजें सीखी आने के दौरान, या जो मैंने चीजें फेस करी अपने 6 मंथ में, मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये लोग जो है इम्प्रूव कीजिएगा, ताकि कुछ आपको प्रॉब्लम अगर आए तो आप उसे इस तरीके से शॉर्ट आउट हो सकते हैं। मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी बिल्कुल नया ही हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं भी जस्ट रिसेंटली आया हूँ, तो मेरी स्थिति भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। तो जो आने वाले लोग हों वो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ज्यादा घबराए नहीं। हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा लोग घबराए हुए हों आने में, या फ्लाइट की वजह से, बट यहाँ पे आना, जैसे आना और रहना बहुत इजी है। कुछ समय के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप एक अच्छी कंट्री में हैं, और कभी आपको अकेलेपन की कोई वो मतलब अकेलापन नहीं लगे, क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाले, सपोर्ट करने वाले काफी इंडियन लोग मिल जाएंगे जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और आपको यहाँ आकर के काफी चीजें सीखने को मिलती है। जी जी। और मैं इसी के साथ अब भैया को फ्री करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनका 43 मिनट्स ले चुका हूँ। और मैं 43 और हमारी बात हुई थी 20-25 मिनट की, तो कोई बात नहीं। मैं कुछ थैंक यू भैया अपना हम इतना लोगों का टाइम टाइम देने के पता नहीं लिए। चला। जी बिल्कुल। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बात करने के लिए। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है अपने इंडियन भाइयों से कि आप लोग घर में रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करें, मास्क लगाएं और सेफ रहें। थैंक यू भैया। जी जी जी, ओके जी, धन्यवाद आशुतोष, धन्यवाद। थैंक यू। बाय। बाय।